साजिद हबीब साहब, मैं खबरें शेयर करता हूँ और फिर इसका पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। आज दो खबरें आई। एक तो पेंटागन में पैसे खत्म हो गए हैं, $67 बिलियन की सप्लीमेंटल फंड या बजट मांगा है उन्होंने और बहुत से ऑपरेशंस बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ अब देखें तो आज एक सर्वे भी आया है, 57% अमरीकी ये कह रहे हैं कि हम अब ग्रासरी खरीदने के काबिल नहीं रहे, और उसमें ऑन द टॉप ऑफ इट उसने दोबारा हमला कर दिया और अब कह ये रहे हैं कि अब उसके पास ऑप्शंस नहीं है, वो फंस गया है या इम्पोर्टेंट रेंज है उसकी, या वो एक रेलीगेटेड स्टेटस जो है सुपर पावर का उससे रिकंसाइल नहीं कर पा रहा। हाउ यू ये कैसे ट्रिगर हुआ और ये कैसे अनफोल्ड और प्ले आउट करेगा? साजिद हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और जनरल साहब को भी। पहली बात तो ये कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें हमने देखना है कि पहल किसने की है। एक जिसको हम कहते हैं कैंडिड ओपिनियन तो तभी बनता है जब हम देखें कि पहल किसने की है। अभी तक की जो तमाम इत्तलात हैं उसमें पहल की है ईरान ने। तो मैं तो पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि जनाब स्पॉयलर्स की कमी कहीं पे भी नहीं है। अगर वहाँ पे इजराइल बैठा एज ए स्पॉयलर बैठा हुआ है, अगर ट्रम्प की अपनी स्टेटमेंट्स या उसकी अपनी जो एक ब्रेन वेव्स आती हैं वो एक स्पॉयलर हैं, तो IRGC के अंदर भी बड़े स्पॉयलर्स बैठे हुए हैं। अब मुझे बताइए कि कतर के LNG के शिप के ऊपर हमला करने की क्या जरूरत थी कि कतर वो मुल्क है जिसने थिक ऑफ द वॉर में खुल के कहा था कि हमने ईरान के साथ को एग्जिस्ट करना है। फिर उसने आखिरी लम्हात में पाकिस्तान से मिलके जब जो मीडिएशन करा रहे थे MOU के लिए, उसमें बड़ा सरगर्म रोल उसने अदा किया। दूसरा सऊदी अरब के टैंकर के ऊपर हमला किया। तो हार्डलाइनर जो है ये स्पॉयलर्स, इनकी कमी कोई नहीं है। इनकी जो बाकी इनकी क़यादत है ईरान की वो बड़ी बेहतर है। उनके सदर हो गए, उनके दूसरे जो एक दो नेगोशिएटर्स हैं, लेकिन IRGC उतनी ही स्पॉयलर है जितनी मेरे हिसाब से इजराइल या कोई और ताकत है या मुसाद है। तो इसमें मुझे बताइए कि अब कतर किस मुंह से मीडिएशन कराएगा जब उसने खुलकर कहा है कि ये सरासर जारहियत है कतर के खिलाफ। सऊदी अरब अभी तक खामोश है, लेकिन दूसरी तरफ आपने नेटो की बात की तो सारे नेटो ने कल कंडेम किया है ईरान के इस हमले को जो उसने किया है। तो जहां तक ट्रम्प की बात है, उसने तो कहा है कि मेरे हिसाब से तो सीज फायर इज ओवर। मैं नहीं समझता कि फिर एक फुल स्केल वॉर उस तरह की शुरू होगी, लेकिन ये चीज़ें चलती रहेंगी और इनकी इंटेंसिटी कभी लो, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ये होती रहेगी। और ज़रूरी अमर इसका है कि ईरान को भी चाहिए कि भाई जब आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस तकब्बुर में बदल जाए तो फिर हालात कभी भी बदल सकते हैं। तो ये एस्टिमेट करना, मैं भी आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि जो अमेरिका का खर्चा होना था कोई 168 बिलियन का, अब उनकी जो नेक्स्ट उनकी जो रिक्वायरमेंट आई है वो ट्रिलियंस में चली गई है। लेकिन उसके लिए कोई इन चीज़ों की कमी नहीं है। अमेरिका इज ए सुपर पावर, इसको कोलैप्स होने में भी 50 साल लग सकते हैं, मिलिटरली हो या इकोनॉमिकली हो। इट्स नॉट अ सोवियत यूनियन एक डिफरेंट चीज़ थी। तो ये मेरे ख्याल में ये जोम ईरान को भी अपने जेहन से निकालना चाहिए। मैं एज ए पाकिस्तानी हर्ट फील करता हूँ कि पाकिस्तान ने इतनी मेहनत करके ये सारी जंग रुकवाई इनके, जिनमें इनकी बड़ी तबाही हुई है, और कतर ने उसके बाद साथ दिया। सऊदी अरब ने एक तरह से हमारे साथ ज्वाइन करके एक इशारा दिया कि हम आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की बजाय अपने मुसलमान एक भाई को यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो आई थिंक उसके जवाब में अमेरिका ने रिटेलिएट किया है। अब पहली दफ़ा जो पूरी जंग में शामिल नहीं हुए थे, कम अज़ कम उन्होंने डिप्लोमेटिकली, पूरे नेटो ने इस वक्त कहा है कि जो ईरान ने किया गलत किया और जो अमेरिका ने किया है हम उसके साथ हैं। अभी वो एक डिप्लोमेटिक प्रेशर से ही चीज़ें बनना शुरू होती हैं। और ट्रम्प इज़ वेरी हैप्पी, उनकी मीटिंग बड़ी अच्छी हुई है और कल को हो सकता है कि जब उनको ज़रूरत पड़े, बिकॉज आबनाए होर्मुज से बड़े मुल्कों का माशी, उनका जो है माशियात उनकी कनेक्टेड है। यस, एशियन कंट्रीज़ की ज़्यादा है, साउथ ग्लोबल साउथ की ज़्यादा है, लेकिन बहुत से दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनकी हैं। तो आई थिंक ये ईरान ऐसी हरकतें करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। उसको चाहिए कि रिस्ट्रेन करे। हमने पहले भी बात की थी कि एक हल्के फुल्के, कम अज़ कम इसराइल अमेरिका में नहीं तो ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच में थोड़े से क्रैक्स आए हैं। उसको एक्सप्लॉइट करने का बेहतर तरीका यही है कि आप थोड़ा सा ईरान की तरफ झुकाव, अपना अमेरिका की तरफ अपना झुकाव रखें। तो मेरे ख्याल में ये गेम स्पॉइलर है जो ये 3 टैंकर। अच्छा, इसी बात को मैं जनरल साहब आपकी तरफ लेके आता हूँ। एक तो ये वर्जन आपकी तरफ आता हूँ और इसी बात को जो एयर मार्शल साहब ने अभी बात की है इसको ही आगे लेके चलते हैं कि एक अच्छा खासा मुआहिदा हो गया और एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए, जंग बंदी हो गई,
और तेल की तजारत भी शुरू हो गई, वहाँ से टैंकर गुजरना शुरू हो गए। कल से अचानक जो है वो हमले शुरू हो गए। 85 हमले किए हैं अमेरिका ने, और ईरान ने भी 85 का ही जवाब दिया है। और आज भी ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि आज रात जो है वो हमला होगा। अगर आज रात हमला होता है तो अब ईरानी जो हैं वो लाखों की तादाद में सड़कों पर हैं। आज अगर हमला होता है तो उससे पहले जितने हमले हुए थे वो भी जो है वो सिविलियंस पर किए गए थे। और जो इजरायली हैं वो उनकी फ़ौज वो कह रही है कि हम भी हुक्म का इंतज़ार है। अगर हम अमेरिका हमला करता है तो वो भी हमला कर देते हैं, तो क्या होगा फिर? फुल फ्लैज वार जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि अगर सिविलियंस पर हमला हो जाता है या इजरायली शरारत कर देता है, वो सिविलियंस पर हमला कर देता है जो कि सड़कों पर हैं, तो फिर तो पूरा खित्ता जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है सर। तो नेटो जो कि जायज़ करार दे रहा है इसको, और अमेरिका अगर उसका फ्रीक होगा तो फिर नेटो भी क्या साथ देगा? जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके सवाल के लिए, और आपके लिए कायद साहब और साजिद हबीब साहब के लिए बहुत अस्सलाम वालेकुम, और व्यूअर्स के लिए सबसे पहली बात तो है कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जो आप पूछा कि क्या ये फुल फ्लेज्ड वॉर जो है उसमें ये जा सकता है कि नहीं, मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी ये है कि फुल फ्लेज्ड वॉर अभी होगी नहीं। अमेरिका की तरफ से धमकी तो आई है, आज ट्रंप साहब ने धमकी दी है कि आज रात बहुत बड़ा हमला जो है वो ईरान पे हो सकता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ममालिक बीच में शामिल हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कतर, जो चाहते हैं कि ये पीस कायम रहे। अभी आते हैं इस तरफ कि ये इनिशिएशन कैसे हुई। साजिद हबीब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इनिशिएशन जो है इसमें ईरान की तरफ से हुई। अगर आपको याद हो तो जब ये MOU हुआ था, आप लोग, हम लोग सभी ये कह रहे थे कि बड़ा एहतियात से इसको लेके आगे 60 दिन तक चलना होगा ताकि एक कॉन्क्रीट जो है एग्रीमेंट की शक्ल ले ले। लेकिन जो इशू है वो बेसिक चल रहा है इस वक्त जी आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल का, और हम लोग इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। जहाँ तक आबनाए हुर्मुज़ का ताल्लुक़ है वो इंटरनेशनल वाटर्स में आता है, और जो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं उसको कोई भी कंट्री जो है ना वो यूनिलैटरली कंट्रोल नहीं कर सकती या कह सकती कि जी हमारा कंट्रोल है। तो अभी आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ों को स्ट्राइक करना जो ईरान की तरफ से है, मैं ये समझता हूँ कि शायद ये होल लीडरशिप जो है उसका डिसीजन नहीं है। ये निचले लेवल पे IRGC या उनके लोगों ने ये काम किया, जो कि मेरे ख़्याल में इस वक्त ये मुनासिब नहीं है। हाँ, वो क्यों किया ये हमें ज़रा समझने की ज़रूरत है। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सी है। जब उन्होंने इमाम खुमैनी साहब का जनाजा उठाया है और उसके साथ जब नारे लगे हैं, जो रेड फ्लैग्स जो हैं वो लहराए गए हैं बदले के, और बात हुई है बदले की, तो मेरा ख्याल है वो जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको अपीज़ करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ दिखाना है। ये जो इस वक्त सिचुएशन है टेनुअस, उसमें दोनों साइडें जो है, दोनों फ्रीक, कोई यूनाइटेड स्टेट्स है या ईरान है, वो कोशिश कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी, इंटरनेशनल ऑडियंस को भी इम्प्रेस करने के जी कि हम डोमिनेट कर रहे हैं। वेराज दोनों जो है इस वक्त डोमिनेट उनमें से कोई भी नहीं कर रहा। इट इज़ काइंड ऑफ एक्शन रिएक्शन की बात चल रही है, और मेरे ख्याल में ये ख़त्म हो जानी चाहिए, ख़त्म करनी चाहिए, और शायद ख़त्म भी हो जाएगी। नहीं, यानी यू थिंक कि ये एक आइसोलेटेड होगा इवेंट, जल्द साहब आप ये कह रहे हैं, मगर मेरा एक सवाल है, दोनों से मैं बारी बारी पूछूंगा कि वो जो यानी मसलियात का तकाजा तो यही जो साजिद हबीब साहब कह रहे हैं, लेकिन जो MOU में ये तय था कि आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का होगा, तो फिर क्या ये इसे भी हम वायोलेशन ना समझें कि अगर वो उनसे, या तो फिर उस वक्त ये तय ना करते, MOU साइन ही ना करता अमेरिका बहादुर कि नहीं जी ये हमें काबिल कबूल नहीं है, तो वो जो 14 पॉइंट्स थे इनमें साजिद हबीब साहब ये शामिल था कि भाई वी विल कंट्रोल इट, तो वहाँ तो उन्होंने डिसएग्रीमेंट नहीं किया, और अब ये ईरानी कहते हैं कि ये वायोलेशन है, और ये भी वो जानते हैं कि यही उनका प्रेशर पॉइंट है जहाँ से उन्हें कुछ ना कुछ कामयाबी मिली। साजिद हबीब साहब, कामयाबी मिली, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो MOU में था इसमें ये नहीं था कि जो देखें टैरिफ के ऊपर तो बिल्कुल ना हुई थी कि टैरिफ नहीं ले जाएगा। मैक्सिमम जो बात हुई थी कि जो वो इनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अगर किसी को सेफ रूट देने के लिए, तो उसके वो चार्जेस लेंगे। टैरिफ की बात नहीं हुई थी। टैरिफ के लिए आई डोंट थिंक सो, जो मैंने कम से कम पढ़े हैं मीडिया के ऊपर अब तक देखे, उसमें टैरिफ की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मुझे बताइए कि बाकी सब छोड़िए, कतर के जहाज़ को, सऊदी अरब के जहाज़ को, क्या चीन का जहाज़ गुजरे तो उसको भी ये हिट करेंगे?
तो माई पॉइंट इज कि ये टैरिफ के ऊपर बिल्कुल बात नहीं हुई थी। टैरिफ के ऊपर किसी मुल्क ने दुनिया में एग्री नहीं किया था, बशमूल ओमान के, जिसके साथ बड़े क्लियर इन्होंने बैठ के बात करने की, आखिर दिन तक बात की, और ओमान ने कहा कि टैरिफ इसके ऊपर नहीं होगा, मैं उसमें शामिल नहीं होगा। तो आई थिंक अगर आप किसी को नेविगेशनल सर्विसेज दे रहे हैं और वो आपसे कोई शिप मांगता है और वो कुछ इनको दे भी रहे थे, तो दैट इज ओके। लेकिन आके स्ट्रेट अवे फायर करना कतर के और सऊदी अरब के टैंकर्स के ऊपर, आई थिंक ये तो अपने दोस्तों जो आपका भला कर रहे थे, आप उनको अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ उनको? फिर जो उनको यही बात जो है ऑयल मैं एक्सपोर्ट दोबारा की आपके इजाजत सामने दी थी वो रखता भी हूं ताकि खत्म हो गई। रहनुमाई